नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानार्पण परिवार में। तो साथियों, सीटेट की जो अधिसूचना जारी हो गई है, दिसंबर जनवरी में पेपर होने वाला है। तो उसी के ध्यान में रखते हुए, सीटेट की परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोग साइकोलॉजी के 30 संभावित प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं। तो आइए साथियों, हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी के जो श्रृंखला महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑनलाइन आपकी जो टेस्ट आपका रहने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला को हम लोग लेके चलेंगे। डेली प्रतिदिन आपको एक साइकोलॉजी की श्रृंखला आपको मिलेगी, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारी संस्थान के द्वारा चलाई जाएगी। ठीक है साथियों, हम लोग शुरू करते हैं साइकोलॉजी की श्रृंखला को। तो पहला क्वेश्चन हमारी लेब वाइगोत्स्की के हिसाब से है, जो सीटेट के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि लेब वाइगोत्स्की के हिसाब से कम पूरे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो लेब वाइगोत्स्की साहब को ध्यान में रखते हुए हमने कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन अपने 30 नंबर का जो श्रृंखला है उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन को रखा है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेब वाइगोत्स्की के अनुसार लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। पाठ का मतलब मचान, ढांचा या अल्पकालीन सहयोग। तो वाइगोत्स्की साहब ने यह बताया था, पाठ का मतलब होता है अस्थायी सहयोग। जब हम किसी व्यक्ति को किसी समस्या पर समाधान के लिए संकेत देते हैं या थोड़ा अस्थायी सहयोग देते हैं, जैसे एक व्यक्ति जब मकान बनाता है तो मकान की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक ढांचा बनाता है, वो भी क्या होता है, अल्पकालीन सहयोग होता है। तो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति को जो अस्थायी सहायता दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाठ, ढांचा, मचान या स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। पाठ को ही क्या कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है सही। पहला क्या कह रहा है कि समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि जबकि पाठ या स्कैफ फोल्डिंग होता क्या, अस्थायी सहयोग या अल्पकालीन सहायता। अगला क्या कह रहा है कि गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीएफ 2005 हमारा क्या कहता है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि समस्या को हल करने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना क्या कहलाता है। मैंने बताया भी था कि जब समस्या के दौरान हमें कोई परेशानी आती है, वहाँ पर संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा जो अस्थायी सहायता दी जाती है उसे क्या कहते हैं, पाठ कहते हैं। तो अतः इसका आंसर क्या रहने वाला सही है, सी नंबर इसका आंसर सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सूक्ष्म कौशल की बात हो रही है। सूक्ष्म कौशल का मतलब होता है जिसमें सबसे कम पेशियों का काम आता है। एक आपका स्थूल होता है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा कौशल, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा कौशल। तो जब हम लिखते हैं, लिखने पर या चित्र बनाने पर सबसे ज़्यादा हम हाथों की छोटी पेशियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसे हम लोग सूक्ष्म कौशल कहते हैं। और यहीं पर यदि स्थूल कौशल पूछेगा तो स्थूल कौशल का मतलब होता है बड़ा कौशल, और बड़ा का मतलब होता है कि जब बालक जो छोटा बालक होता है कूदने लगता है, फुदकने लगता है, उसमें हम बड़ी पेशियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उस कौशल को क्या कहते हैं, स्थूल कौशल कहते हैं। तो देखते हैं साथियों इसमें सूक्ष्म कौशल की बात कहाँ पर हो रही है। तो कूदना आपका क्या हो जाएगा, स्थूल कौशल हो जाएगा। चलना आपका क्या हो जाएगा, स्थूल कौशल हो जाएगा। चढ़ाई आपका स्थूल कौशल हो जाएगा। तो सूक्ष्म कौशल क्या रहेगा, लेखन कौशल यहाँ पर कौन सा कौशल रहेगा, सूक्ष्म गतिक कौशल रहेगा। उम्मीद करता हूँ साथियों यह वाला आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि शिक्षक और छात्र, जगह खाली है, कि कक्षा में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए एक दूसरे की विशेषज्ञता को आकर्षित करते हैं।
तो जब यहाँ पर आ गया एक दूसरे की विशेषज्ञता को, मतलब एक दूसरे से क्या ले रहे, वो सहायता ले रहे, पार्ट ले रहे, मचान ले रहे, ढांचा ले रहे, इसकी बात किसने की थी? तो इसकी बात वाइगोस्की साहब ने की थी। तो वाइगोस्की साहब का जो सिद्धांत था वो सामाजिक रचनावादी का सिद्धांत था, या सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत था, वो किसका था? वाइगोस्की साहब का सिद्धांत था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सामाजिक रचनावादी सिद्धांत रहेगा। उम्मीद करता हूँ साथियों का क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारी ये जो श्रृंखला चल रही बहुत ही सीटेट को महत्वपूर्ण श्रृंखला है हमारी। आप लोग हमारी क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि लगातार हमारी टीम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आती रहेगी, जो आपके सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्र, गार्डनर का मतलब क्या? हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित तार्किक गणितीय बुद्धि को प्रदर्शित करता है। हार्वर्ड गार्डनर ने जब अपना सिद्धांत दिया था, बुद्धि को 7 प्रकार का माना था, बाद में इन्होंने 8वां और 9वां जोड़ा। तो ऐसे करके हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कुल 9 प्रकार बताए थे। उनमें से एक तार्किक गणितीय प्रकार भी बताया था, जिसमें उन्होंने गणित के बारे में बताया था कि जो बालक गणित में अच्छे होते हैं उनमें कौन सी क्षमता होती है? गणितीय क्षमता होती है। तो हमें इन 4 ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन ये कहता है कि उस बालक के अंदर कौन सी क्षमता है? गणितीय क्षमता में वो बालक अच्छा है, वही हमको क्या लगाना है? आंसर लगाना है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि चमन ने पियानो बजाने की अपनी क्षमता के लिए कई बार पुरस्कार जीते। तो इसमें तार्किक क्षमता की कहीं पर भी बात नहीं हो रही है, तो इसलिए हमारा ए नंबर तो आंसर रहने वाला है नहीं। अगला कह रहा है कि मयंक एक चैंपियन टेनिस खिलाड़ी है, और खिलाड़ी की तो बात इन्होंने तार्किक क्षमता में नहीं की थी। अगला क्या कि अनीता ने सिंचाई प्रणाली डिजाइन करने के लिए विज्ञान मेला जीता। अब यहाँ पर देख लें भाई, अनीता ने जब सिंचाई प्रणाली के लिए क्या किया होगा? एक मॉडल तैयार किया होगा, और मॉडल को तैयार करने के लिए क्या होगा? उस पर प्रदर्शन किया होगा। तो उसने क्या दिखाई होगी? तार्किक क्षमता को दिखाया होगा, जो उसकी तार्किक गणितीय क्षमता को दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डी नंबर भी देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है कि कविता ने अपने मध्यावधि इतिहास परीक्षा में उत्तम अंक दर्जित किए। तो सिर्फ अंक ही दर्जित किए, इससे कोई मैटर ये नहीं करता कि उसकी जो क्षमता है वो किसमें? गणितीय में ज़्यादा है, क्योंकि इतिहास में जीते हैं तो वो अंक गणित में तो नहीं सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? सही, सी नंबर इसका आंसर सही रहेगा। अगला 5वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं की तरफ हमें देखना है कि क्या कह रहा है कि 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन एक सिद्धांत ऐसा जो विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला सिद्धांत ये कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। सही बात है कि सभी व्यक्तियों की अपनी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, सभी व्यक्तियों में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। गाल्टन महोदय ने कहा था कि 2 जुड़वा बच्चे कभी भी बुद्धि में एक समान नहीं हो सकते हैं, अर्थात वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत बाल विकास का सिद्धांत है। अगला क्या करा कि निरंतरता का सिद्धांत, ये भी आपका बाल विकास का सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति का विकास लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है। तीसरा कह रहा है कि स्वतः गतिक्रम का सिद्धांत। स्वतः गतिक्रम का सिद्धांत कहता है कि सभी के सीखने की क्षमता अपनी अलग अलग होती है, अर्थात 3 तो विकास के सिद्धांत हैं। चौथा जो आपका सिद्धांत है वो कौन था? स्वरूप का सिद्धांत, जो विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे साथियों हम लोग देखते हैं कौन सा। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे बच्चे सही तरीके से लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करने में असमर्थ होते हैं। आप किस प्रकार के समाधान का अनुकरण करना चाहेंगे? तो आपको ये देखना है कि छोटे बच्चे जो लंबे लंबे शब्द होते हैं और कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप किन उपायों का प्रयोग करेंगे? तो वही उपायों को आप देखेंगे कि उन बच्चों को कठिन शब्द और लंबे शब्द आप कैसे उन्हें याद कराएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है
कि आप उनसे कई बार ऐसे शब्द बुलवाएंगे, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन देखें क्या पता इससे और अच्छा मिल जाए। अगला क्या कह रहा है कि आप उनसे ऐसे शब्दों को पहले तोड़कर बुलवाएंगे। सबसे अच्छा हो जाएगा कि जब बड़ा शब्द है उस बड़े शब्द को आप खंडों में विभाजित कर लेंगे, जिससे बच्चे को याद करना आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या, कि आप ऐसे शब्दों की मदद लेंगे जिनका उच्चारण लगभग समान होगा। बिल्कुल सही बात है, तो आपका वी भी सही है और कौन सा सही है, सी भी सही है। और डी ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि वी और सी दोनों, तो इसका आंसर क्या रहेगा, वी और सी दोनों। अगला देखें, उच्च सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो बढ़ावा देती है। आपको क्या करना है कि 3 ऐसे शब्द होंगे जो उसमें सार्थक होंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है कि उससे बचना चाहिए जो उसमें नहीं होगा। मौलिकता की तरफ जो ले जाएंगे वो तो इसमें आंसर सही रहेगा। हमें क्या ढूंढना है, नेगेटिव वर्ड ढूंढना है कि जो सृजनात्मकता को नहीं दर्शाता है। तो पहला ही जो आपका ऑप्शन दिया गया बहुत सही ऑप्शन दिया गया, क्या है, अभिसरण चिंतन। और अभिसरण चिंतन का संबंध किससे होता है, बुद्धि के साथ होता है। और इसके बाद अपसारी का संबंध किसके साथ होता है, सृजनात्मकता के साथ होगा। तो यहाँ पर पहले ही दिया गया, क्या दिया गया, अभिसरण चिंतन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अभिसरण चिंतन रहेगा। बाकी के तीनों ऑप्शन में क्या, क्रिएटिविटी के बारे में बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों के एक स्कूल में शिक्षिका को पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब जो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल स्कूल हैं, उन बच्चों के लिए जो स्कूल में आप कैसे पढ़ाएंगे, उनके ऊपर क्या ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, सजातीय शिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षित, ठीक हो सकता है। अगला देखें, कक्षाओं को उनके व्यक्तिगत अंतर के आधार पर विभिन्न वर्गों में पढ़ाने के लिए। जबकि क्या है आपकी समान समावेशी शिक्षा में यह कहता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। तो ये तो आपका कतई हो ही नहीं सकता है। वो क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत अंतर के आधार पर उनको वर्गों में बांट दें, फिर आप उनको पढ़ाएंगे, जिससे बच्चा क्या करेगा, जिससे बच्चा हीन भावना का शिकार होगा कि मेरे अंदर कोई कमी है। तो ये अर्थात समावेशी का उदाहरण नहीं है। अगला देखें, उनकी विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षण का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित, हो सकता है। अगला देखें, विशिष्ट अंतर वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित। ये इतना अच्छा नहीं, क्योंकि हमें समावेशी का ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी नंबर, कि उनकी विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसी स्कूल में विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करने के लिए उस अध्यापका को क्या करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी नंबर इसका आंसर सही रहेगा। अगला देखें, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो समावेशी शिक्षा के लिए अगम्य इमारत ऐसा कुछ नहीं कहता कि समावेशी शिक्षा के लिए आप ज़्यादा अच्छी इमारत बनाएं। अगला कह रहा कि मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये भी इतना अच्छा नहीं है। दृढ़ मानसिकता, ऐसे नहीं कि समावेशी कक्षा में सिर्फ उच्च मानसिकता वाले ही बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि समावेशी शिक्षा में लचीली शिक्षा शायद, मतलब समावेशी शिक्षा में आप ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल करेंगे जो बच्चों को क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता की ओर ले जाएगा। तो सबसे अच्छा आंसर क्या रहेगा, लचीली शिक्षा शास्त्र। उम्मीद करता हूँ साथियों अच्छे से ये आंसर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 एनसीएफ 2005, और एनसीएफ 2005 क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट है, और एनसीएफ 2005 से आपको आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखें एनसीएफ 2005 के बारे में क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। अब एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चों को एक तो रटंत प्रणाली से दूर करना है, और जो गणित को सिखाना है वो बच्चों के वास्तविक जीवन के साथ आप सिखाएं। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि कहाँ पर वास्तविक जीवन के बारे में बात की गई है, जबकि अमूर्त चिंतन के भी बारे में बात की गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है
वो गणित को बच्चों के वास्तविक जीवन के साथ जोड़ते हुए सिखाएं। तो ये वाली लाइन जहाँ पर होगी वही लाइन इसमें सही होने वाली है। तो देखेंगे डी नंबर में लिखा है कक्षा शिक्षण को दैनिक जीवन से जोड़ने में छात्रों की मदद करना। तो यही आपका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पियाजे से संबंधित है और पियाजे सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि इनसे भी कम से कम आपकी पेडागोजी सेक्शन और साइकोलॉजी सेक्शन से लगा के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पियाजे महोदय जी से आते हैं। तो इसका आपका क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात की गई है। पियाजे ने अपने विकास के सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चों की 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया था, जिसमें से तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और टाइम पीरियड माना था 7 से लेकर 11 वर्ष। कितना माना? 7 से लेकर 11 वर्ष। अब 7 से लेकर 11 वर्ष में कहाँ लगभग उत्तर बाल्यावस्था लग जाती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? उत्तर बाल्यावस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो शुरू होती है वो 7 से 11 वर्ष में शुरू होती है, क्योंकि पियाजे साहब ने जो शैशवावस्था मानी थी वो जन्म से लेकर 2 वर्ष मानी थी और बाल्यावस्था को 2 से लेकर 10 वर्ष तक माना था। तो 2 से लेकर 6 वर्ष तक रहेगी पूर्व बाल्यावस्था और 6 के बाद जो अवस्था लगेगी वो क्या लगेगी? उत्तर बाल्यावस्था लगेगी। इस हिसाब से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड क्या रहेगा? उत्तर बाल्यावस्था रहेगा। क्या रहेगा? उत्तर बाल्यावस्था। उम्मीद करता हूँ साथियों अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, और अभिकथन वाले भी आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो उस क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहला कथन ये कह रहा है कि अभिकथन ए अधिगम घटनाओं का एक क्रम है जिसे हम लंबे समय तक याद करते हैं। यह व्यवहारिक परिवर्तन प्रदान करता है जो स्थायी है। सही बात है कि जो अधिगम घटनाओं का क्रम है हम लंबे समय तक याद कैसे रख पाते हैं? जब हम उसे अपने व्यवहार में डालते हैं। किसी भी चीज़ को यदि आप अपने व्यवहार में डाल देंगे तो वो क्या बन जाती है? आपकी एक आदत बन जाती है और उस आदत की वजह से वो चीज़ है आपको एक लंबे समय तक याद रहती है। तो अभिकथन ए तो बात बिल्कुल सही है कि इसलिए हमें क्या रहता है कि वो स्थायी हो जाता है। अब आर देखें कि आर तर्क इसका क्या कह रहा है। तर्क ये कह रहा है कि अधिगम को व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि अधिगम जो होता है व्यवहार में आया हुआ कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि अधिगम को व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है और ये पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो कथन जो आपका तर्क आर है वो एक ही बात को क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन जहाँ पर भी होगा वही सही होगा। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा क्या रहेगा? सही ए नंबर ही सही रहेगा। दोनों सही हैं जिसमें आर ए की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपका ईवीएस से आ गया, लेकिन आ गया तो इसको करना तो है ही। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चींटियों के लिए सही नहीं है। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? नकारात्मक शब्द पूछ रहा है कि कुछ चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें नहीं होंगी। आपको ढूंढना क्या? नहीं वाली बात ढूंढना है। तो पहला क्या कर रहा है कि चींटियाँ एक विशेष नृत्य करके अन्य चींटियों को भोजन के बारे में सूचित करती हैं, जबकि ये क्या है? नकारात्मक। जब चींटियाँ भोजन ढूंढती हैं तो एक पदार्थ को छोड़ती हैं, उस पदार्थ की वजह से दूसरी चींटियों को पता लगता है कि भोजन पता लगता है। तो पहला तो आपका क्या है? गलत है, ए नंबर गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है कि चींटियों के 3 जोड़ी पैर होते हैं। सही बात है, चींटियों के पैर कितने होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं। अगला क्या कह रहा है कि चींटियाँ नवंबर के महीने में अंडे देती हैं, जबकि चींटियाँ शायद फरवरी के महीने में अंडे देती हैं। कब देती हैं? तो चींटियाँ देती हैं फरवरी के महीने में अंडे देती हैं, अर्थात चींटियाँ नवंबर के महीने में अंडे नहीं देती हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि चींटियाँ पर्यावरण के लिए अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही बात है,
चींटियाँ पर्यावरण के लिए अच्छी होती क्योंकि जो गंदगी को सफाई करती हैं और हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखती हैं। तो इसमें ए और सी ऐसे कथन है जो चींटियों के बारे में सही नहीं है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा सही? आपका ए नंबर रहेगा सही, ए और सी। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि एक नवजात शरीर पहले लगभग 2 महीनों में अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य अंगों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। मनुष्यों में इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा था, विकास दिशा का सिद्धांत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विकास दिशा का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं विकास पूर्वानुमेय का सिद्धांत। तो विकास दिशा का सिद्धांत 2 तरह से बताया था। एक तो बताया था सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, और एक बताया था केंद्र से परिधि की ओर। तो सिर से पैर ये कहता था कि बालक पहले अपने सिर पर नियंत्रण पाता है, और बाद में कंधों पर नियंत्रण पाता है, फिर हाथ पर पाता है, फिर पेट पर पाता है, फिर पैरों पर पाता है, सबसे अंत में बालक अपने पैरों की उंगलियों पर नियंत्रण पाता है। ये तो कहता है, कौन सा कहता है? सिर से पैर की ओर। केंद्र से परिधि की ओर कहता है कि पहले रीढ़ पर नियंत्रण पाता है, फिर रीढ़ के पास वाले अंगों पर नियंत्रण पाता है। ऐसे करके विकास केंद्र से परिधि की ओर जाता है। तो क्या रहेगा आपका? सिर से पैर की ओर रहेगा। इस सिद्धांत को अन्य नियम से जानते हैं, शीर्षाभिमुख का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं सेफेलोडोल कहते हैं, सिर धरोन्मुखी कहते हैं, मस्तकोन्मुखी कहते हैं, पश्चकोन्मुखी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? शीर्षाभिमुख का सिद्धांत रहेगा। डी नंबर इसका सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से किया होगा। जिन साथियों ने इस सिद्धांत को ऑफलाइन में पढ़ा उनका तो क्वेश्चन ये कटना नहीं चाहिए। अगला कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड विकास क्या है? तो थ्योरी ऑफ जो माइंड आपका विकास का सिद्धांत ये कहता है कि यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है कि थ्योरी ऑफ माइंड में यह बताया गया कि बालक की मस्तिष्क और परिपक्वता संज्ञान को क्या करता है? दर्शाता है। अगला है कि वंशानुक्रम और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये भी बात सही है कि वंशानुक्रम में जो आपका पर्यावरण है वो दोनों मिलकर ही क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति का विकास करते हैं। अधिकतर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण की जो अंतःक्रिया होती है जिससे बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। तो दोनों का वो 50-50% क्या मानते हैं? विकास में योगदान मानते हैं। बाकी कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो 99% कम से कम वातावरण का मानते हैं और वंशानुक्रम का सिर्फ नाम मात्र ही मानते हैं। लेकिन वुडवर्थ साहब जो थे उनका मानना ये था कि किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का क्या होता है? परिणाम होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, नंबर ए भी सही है और नंबर बी भी सही है। तो इसमें क्या दिया गया? डी नंबर में दिया भी गया है 1 तथा 2 दोनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सही, डी नंबर इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हमारा कह रहा है कि बच्चे की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हम लोगों ने ऑफलाइन में इस क्वेश्चन को किया भी था। तो देखें भाई, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बच्चे किस उम्र में उछल कूद करने और दौड़ने में सक्षम होते हैं? तो बच्चे किस उम्र में करते हैं उछल कूद, दौड़ते हैं? तो 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष अर्थात शैशवावस्था। और शैशवावस्था में बताया था कि बच्चे भाग दौड़ करने में सबसे ज़्यादा सक्षम होते हैं, क्योंकि बच्चा को आप जितनी बार दौड़ाएंगे बच्चा उतनी बार दौड़ता है। बच्चा यहाँ पर क्या नहीं होता? बिल्कुल आलस नहीं होता है। इसीलिए 2 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? उछल कूद करते, फुदकते हैं। तो उम्र क्या रहेगी? 2 से 6 वर्ष रहेगी। आगे की क्लास हम लोग आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें और शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों। ठीक, क्वेश्चन अगला 17वां क्वेश्चन ये कह रहा है
प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेशीय कौशल का वर्णन करता है? और पेशीय कौशल कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। एक तो स्थूल पेशीय कौशल होता है और दूसरा आपका सूक्ष्म होता है। और पीछे बता चुके हैं कि सूक्ष्म पेशीय कौशल जो होता है वो मांसपेशियों के द्वारा होता है और स्थूल पेशीय कौशल होता है दौड़ना और फुदकना होता है। तो कह भी रहा है स्थूल पेशीय कौशल दौड़ना और कूदना, बिल्कुल सही बात है। बी नंबर कह रहा है कि सूक्ष्म पेशीय कौशल में मांसपेशियों के द्वारा छोटी मोटी गतिविधियां होती हैं, जैसे लिखना होता है, चित्र बनाना होता है, ये सब किसके द्वारा होते हैं? ये सब आपके सूक्ष्म पेशीय कौशल के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, कथन 1 और कथन दोनों सही हैं। तो क्या रहेगा आपका? डी नंबर सही रहेगा। 1 तथा 2 दोनों सही हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 7 वर्षीय शिक्षार्थी के विकास की विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है? अब 7 वर्षीय शिक्षार्थी, जैसे विचारों की पूर्ण व्यापकता, प्रस्तावक चिंतन, संरक्षित करने की क्षमता, काल्पनिक स्थितियों को हल करने की क्षमता, तो कह सकते हैं ये जीन पियाजे महोदय की बात हो रही है। और जीन पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाएं दी हैं: संवेदी कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी दी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 वर्ष की बात हो रही है, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था दी थी तीसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था का नाम था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बताया था कि बालक के अंदर पलटावी उड़ा जाता है, संरक्षण की अवस्था आ जाती है, जोड़ घटाना आ जाता है, सांकेतिक चिंतन करना शुरू कर देता है। ये सब बताया था कि इसमें वर्गीकरण आ जाता है, क्रमागत आ जाता है, ठीक है, छोटा बड़ा समझने लगता है। ये सब कहाँ पर? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो देख लें सी नंबर में दिया भी गया, क्या दिया गया? संरक्षित करने की अवस्था, अर्थात उसमें संरक्षण का अभाव आ जाता है। यदि किसी वस्तु के बाहरी आकार को बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में भी फर्क आता है कि बालक इन चीज़ों को समझने लगता है। तो सी नंबर रहेगा आपका, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है या आंतरिक रूप से विकृत है, मतलब अक्षम बालक है। कैसा बालक है? वो आंतरिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो कैसा बालक हो गया? अक्षम बालक हो गया। उससे सामान्य शारीरिक वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होगा? जैविक कारक कौन सा होगा? उत्तरदायी कारक होता है जैविक कारक का मतलब होता है शारीरिक क्षमता। क्या होता है? शारीरिक क्षमता या शारीरिक मांग भी जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो उसका जो कारक रहेगा वो कौन सा कारक रहेगा? वो जैविक कारक रहेगा। अगला देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है? हमें क्या ढूंढना है? नहीं ढूंढना है। पहला क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने दृष्टिकोण में लोकतांत्रिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक ढंग से, अर्थात बच्चों के साथ मित्रवत पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बी नंबर कह रहा है कि स्थानीय समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों को परिवार से बाहर अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जो बच्चे स्थानीय समुदाय से संबंध रखते हैं उन्हें अपने समाज के लोगों के साथ भी अनुभव साझा करने चाहिए या अनुभव प्राप्त करने चाहिए। तो ये भी आपका बी नंबर भी सही रहेगा। सी नंबर क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता को व्यक्त करने के अपरिपक्व और अपर्याप्त रूपों को आत्मनिर्भरता के लिए नहीं माना जाना चाहिए। जबकि क्या होना चाहिए कि अपरिपक्व बच्चे होते हैं या अपर्याप्त बच्चे होते हैं, इनको स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भर हम लोग मानते हैं, जबकि यहाँ पर वो क्या कह रहा है? नहीं माना जाना चाहिए। तो क्या रहेगा सही? यही वाला यहाँ पर गलत दिया गया और पूछा भी क्या गया? कौन सा आंसर नहीं है? तो आंसर में भी दिया गया केवल थर्ड। तो इसका आंसर क्या रहेगा सही? सी नंबर रहेगा सही।
देखते हैं अगला, देखते हैं। पूछ रहा है कि यौवन अवस्था, और यौवन अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, टीन एज कहते हैं। क्या कहते हैं, टीन एज। और टीन एज की आयु हम लोगों ने पढ़ी थी 13 से लेकर 19 वर्ष। अब 13 से लेकर 19 वर्ष कहाँ पर होगा, वही आंसर सही होगा। तो 13 से लेकर 19 वर्ष ये इसका आंसर सही रहेगा। अगला देखते हैं। बाईस नंबर, और 22 नंबर कह रहा है कि बच्चों की वृद्धि और विकास पर आंतरिक कारक कौन से हैं। वृद्धि और विकास में हमें क्या ढूंढना है, आंतरिक कारक ढूंढना कि कौन सा आंतरिक कारक होगा। भावनात्मक कारक कैसा है, आंतरिक कारक है। बुद्धि, किसी भी बुद्धि कैसा कारक है, आंतरिक कारक है। अनुवांशिक कारक कैसा है, आंतरिक कारक है। जैविक और शारीरिक कारक भी कैसे हैं, आंतरिक कारक हैं। अर्थात यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। तो चारों ऑप्शन कहाँ पे मिल रहे, बी नंबर में मिल रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सही, यही वाला इसका आंसर सही भी रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, शारीरिक विकास में का विकास शामिल है, कि शारीरिक विकास में कौन सा विकास शामिल है। तो किसी भी व्यक्ति का जो शारीरिक विकास होता है उसमें आंतरिक और साथ ही बाहरी अंग का विकास भी शामिल होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहेगा, सी नंबर इसका आंसर सही रहेगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने हैं। तो पढ़ा है हम लोगों ने कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित थे। ये किस देश के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के ये निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था सही सम्मिलित है। हमें क्या ढूंढना है, सही सम्मिलित पूछना है। तो पहला कह रहा है कि संवेदी गामक बुद्धि संबंधी संवेदी गतिविधियां, जबकि संवेदी गामक अवस्था में बालक अपनी सेंसरी मोटर के द्वारा सीखता है, अपनी संवेदनाओं के द्वारा सीखता है। अर्थात वहाँ पर बुद्धि की बात नहीं की गई, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें कि प्रस्तावना संबंधी चिंतन। प्रस्तावना संबंधी चिंतन का मतलब होता है कि बालक उन वस्तुओं के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती हैं। अर्थात बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा सही रहेगा, ओनली 2 रहेगा सही। देखते हैं यहाँ पर डी नंबर कह भी रहा है कि केवल 2 सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सही, केवल 2 नंबर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान का मतलब होता है कि बुद्धि का उच्चतम स्तर। बुद्धि का उच्चतम स्तर कब आता है, युवावस्था में आता है। युवावस्था कब लगती है, 12 वर्ष के बाद लगती है। अब यहाँ पर पियाजे साहब की चारों अवस्थाएं दी गई हैं। तो पियाजे साहब की चारों अवस्था संवेदी पेशी है, मतलब क्या थी, जन्म से लेकर 2 वर्ष थी, जन्म से लेकर 2 वर्ष थी। पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर 7 थी। मूर्त संक्रियात्मक क्या थी, 7 से लेकर 11 थी। और अमूर्त संक्रियात्मक क्या थी, 11 से लेकर 15। जब अधिसंज्ञान की बात कर रहा है मतलब संज्ञान का बुद्धि का उच्चतम स्तर, और बुद्धि का जो उच्चतम स्तर होता था वो किस में होता था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सही, सी नंबर इसका आंसर सही रहेगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिशु का पर्यावरण के साथ प्रारंभिक संबंध होता है। कैसा होता है, तो पर्यावरण उसका कैसा है, प्राथमिक संबंध है। क्योंकि वातावरण जैसे ही बालक का जन्म होता है तो सबसे पहला जो संपर्क होता है वो किसके साथ होता है, वातावरण के साथ होता है। तो वातावरण कैसा कारक हो गया, प्राथमिक कारक हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि सरल प्रतिवर्तों के माध्यम से, अर्थात ये भी बात यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा सही वो क्या रहेगा, डी नंबर रहेगा सही, 1 तथा 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। हमें क्या ढूंढना है, सही, यहाँ पर आंसर ढूंढना है कि सही कौन सा है। तो पहला वाला कह रहा है कि अदृश्य प्रतिरूपता, अदृश्य का मतलब अमूर्त संक्रियात्मक पर बात हो गई है। और अमूर्त संक्रियात्मक के बारे में क्या था कि शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चे नहीं देख सकता है, कि जैसे कि मुंह। सही बात है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक उन वस्तुओं के भी बारे में भी चिंतन कर सकता है जो वस्तुएं उसके प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बताया गया कि बालक में तार्किक चिंतन सही तरीके से आ जाता है, मूर्त व अमूर्त दोनों में चिंतन कर सकता है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा पहला। दूसरा कह रहा है कि दृश्यमान, दृश्यमान का मतलब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में देखें क्या कह रहे हैं कि शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बालक देख सकता है, जैसे पैर और हाथ। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यही बताया गया कि बालक में तार्किक चिंतन का आरंभ हो जाता है, अर्थात बालक उन वस्तुओं का चिंतन कर सकता है जिन्हें वो प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा सही, 1 तथा 2 दोनों रहेगा सही। सी नंबर यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, क्वेश्चन 29 हमारा कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। पियाजे का मानना था कि छात्रों को कैसे सिखाएं, छात्रों को सीखने में सहायता करना। एक बालक दूसरे बालक की यदि सहायता करेगा जो शिक्षा का क्या होगा, मुख्य साधन माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए नंबर इसका आंसर सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस सेशन का। अगली हम लोग 30 प्रश्नों की सीरीज को लेकर अगले ही टर्न पे मिलेंगे। लगातार आप लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें, अच्छे अच्छे सीटेट के लेवल की आपको श्रृंखला मिलने वाली है। तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान बच्चे द्वारा प्रतीकात्मक तर्क, देखो एक तो था प्रतीकात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक चिंतन का मतलब था कि बच्चा प्रतीकों के द्वारा सीखता था। तो बच्चा प्रतीकों के द्वारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीखता था। यहाँ पर कह तर्क की बात, तर्क की बात मतलब या तो ये होगा या नहीं होगा, या नहीं, अथवा या ऐसे करके जो क्वेश्चन करता था वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक करता था। तो वही वहाँ पर बात क्या कि जैसे अभिप्रेतार्थ, यदि, तब, वियोजन, कि दोनों में से एक या दोनों, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर कहाँ पर होते थे, तो ऐसे क्वेश्चन बालक करता था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता था। कहाँ पर करता था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जब भी बात आती है यदि प्रतीकों के माध्यम से सीखता है तो बालक प्रतीकों के माध्यम से सीखता था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीखता था। और यहाँ पर हो रहा है कि बालक या दोनों करके या एक करके ऐसे करके बात कर रहा है, तो वो बुद्धि का उच्चतम स्तर हो गया। और बुद्धि का उच्चतम स्तर कहाँ पर लगेगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अर्थात 11 से लेकर 15 वर्ष में। उम्मीद करता हूँ साथियों 30 के 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। ऐसे ही लगातार आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको मिलेगी, जिससे आप, हमारी सफलता इसी में जुड़ी हुई है कि आप लोग यदि सफल हो जाएं तो आप हमारे परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको लगातार अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।